अब नेक्स्ट पॉइजन है आपका भांग। भांग को क्या बोलते हैं हम? कैनाबिस। तो इसका लैटिन नेम देखते हैं, कैनाबिस सटाइवा इसका लैटिन नेम है, फैमिली है इसकी कैनाबिएसी। संस्कृत नेम क्या है? भंगा, और इंग्लिश नेम है हेम्प। हिंदी में और क्या क्या बोलते हैं इसको? चरस और गांजा। हम सबको पढ़ेंगे, चरस, गांजा, भांग कैसे कैसे मिलते हैं, क्या मिलते हैं, सब पढ़ेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट है, 2014 बैच के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है भांग का, तो आप लोग इसको भी अच्छे से पढ़िएगा। मॉडर्न में अगर हम देखते हैं इसको कहाँ रखा गया है, तो धतूरा और भांग का जो टाइप ऑफ पॉइजन है वो सेम है, न्यूरोटॉक्सिक डेलीरिएंट पॉइजन। दोनों ही न्यूरोटॉक्सिक डेलीरिएंट टाइप के पॉइजन है। धतूरा हम पढ़ चुके, भांग हम पढ़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसका जो टॉक्सिक पार्ट है, भांग का जो टॉक्सिक पार्ट पढ़ रहे हैं हम, ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। 2-2 नंबर के अंदर या तो चरस पूछ लेंगे आपसे, या गांजा पूछ लेंगे, या भांग पूछ लेंगे। ये तीनों ही कभी कभी 2-2 नंबर के अंदर पूछे जाते हैं। तो भांग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसका टॉक्सिक पार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं चरस। अब चरस हमें मिलता कैसे है? उस प्लांट का कौन सा पार्ट है जिसका हम कोई भी जो है केमिकल या एल्कलॉइड यूज करके चरस बनाते हैं? तो देखते हैं चरस कैसे मिलेगा। चरस है क्या बेसिकली? इट इज अ डार्क ग्रीन और ब्राउन कलर रिजर्वायर एक्सुडेट। ये क्या है? जो भांग का जो प्लांट है उसकी लीव्स और स्टेम से निकलने वाला डार्क ग्रीन और ब्राउन कलर का एक क्या होता है? एक्सुडेट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? चरस बोलते हैं। इसको हसीज भी बोलते हैं और चरस भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, ये किससे मिलता है हमें? प्लांट के स्टेम और लीव्स का जो एक्सुडेट होता है, जो उनसे रिस कर बाहर निकलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? चरस बोलते हैं। दिखने में कैसा होता है? या तो ब्राउन कलर का होगा और ग्रीन कलर का होगा। ये तो हुई चरस की बात। फिर देखते हैं गांजा। गांजा कैसे मिलता है? जो फीमेल प्लांट होता है भांग का, फीमेल प्लांट से हमें गांजा मिलता है। चरस हमें किसी भी प्लांट से मिल जाएगा, लेकिन गांजा फीमेल प्लांट से ही मिलेगा। तो जो फीमेल प्लांट का जो फ्रूट होता है, फीमेल प्लांट का जो फ्रूट होता है, उसकी टॉप पर जो उसकी टॉपिंग होती है, उससे हमें क्या मिलता है? गांजा मिलता है। क्या लिखा हुआ है? फ्रूटिंग टॉप्स ऑफ फीमेल प्लांट कोटेड विद रेजिन। उसकी जो फ्रूट की जो टॉप पार्ट होता है, जो उसका ऊपर का पार्ट होता है, वो रेजिन से कोटेड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? गांजा बोलते हैं। फिर उसके बाद है भांग। भांग सबसे सिंपल है। भांग क्या होती हैं? ड्राई लीव होती हैं, सूखी पत्तियां, सूखा फूल या फिर फ्रूट, लेकिन कैसा होना चाहिए? सूखा हुआ होना चाहिए। उससे हमें क्या मिलेगा? भांग मिलेगा। तो एक ही प्लांट से 3 जगह से 3 अलग अलग चीज़ें मिल रही हैं, उस हिसाब से इनका नॉमेनक्लेचर किया गया है कि अगर वो स्टेम से निकल रहा है तो चरस हो गया, उसका फीमेल प्लांट के फ्रूट का टॉप है तो उसको हम गांजा बोलेंगे, और अगर कंप्लीट प्लांट में चाहे वो लीव हो चाहे उसका फ्लावर हो, अगर वो सूखे हुए हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? भांग बोलेंगे। माजुन क्या होता है? माजुन बेसिकली प्लांट पे नहीं होता है, इसको हम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? इट इज़ अ प्रिपेयर्ड फॉर्म। हम इसको बनाते हैं भांग आफ्टर ट्रीटिंग विद शुगर, फ्लोर, मिल्क और बटर। भांग के अंदर अगर हम शुगर, थोड़ा सा आटा, मिल्क और बटर मिला देंगे तो वो क्या बन जाएगा? माजुन बन जाएगा। ठीक है, तो या माजुन जो है प्लांट से नहीं मिल रहा है, ये प्रिपेयर्ड फॉर्म है, इसको हम बनाते हैं। भांग के अंदर जो भी कंटेंट इसमें लिखा हुआ है, शुगर है, फ्लोर है, मिल्क, बटर, ये सब मिला रहे हो आप, तो वो क्या बन जाएगा? माजुन बन जाएगा। फिर देखते हैं हम इसका एक्टिव प्रिंसिपल। एक्टिव प्रिंसिपल क्या क्या है इसके अंदर? कैनाबिस, कैनाबिनॉइड्स, इसके नाम से ही क्लियर है, कैनाबिनॉल, ये तो याद रह जाते हैं, लेकिन आपको मेनली याद रखना है THC। इसके अंदर एक एल्कलॉइड और मिलता है हमें, जिसको टेट्राहाइड्रो कैनाबिनॉल कहते हैं। ठीक है, क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि इसकी पॉइजनिंग सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो जो कैनाबिस हो गया, कैनाबिनॉइड्स हो गया, कैनाबिनॉल हो गया और हो गया THC, ये इसके क्या होते हैं? एक्टिव प्रिंसिपल होते हैं। इसका रस वही है, सेम धतूरे के जैसा ही देखने को मिलेगा, प्रभाव वही है, मादक है। फिर मोड ऑफ एक्शन इसके सिम्टम से क्लियर होगा। जैसे सबसे पहले हम
ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। जैसे मैंने अभी बोला आप लोगों को कि उसके टॉक्सिक पार्ट के साथ साथ जैसे चरस का जो है, चरस के बारे में आपसे पूछा कि चरस हमें कैसे मिल रहा है और उसकी फेटल डोज क्या है, तो वो क्वेश्चन साथ में ही बनाते हैं दोनों का। तो इनकी फेटल डोज बहुत इंपॉर्टेंट है, सबकी फेटल डोज अलग अलग है, याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। चरस की फेटल डोज क्या रहती है, अब देखो सीक्वेंस में बढ़ता है। सबसे जो कम फेटल डोज है वो है चरस, फिर है गांजा और भांग। यही सीक्वेंस हमने अभी पढ़ा था, पहले चरस पढ़ा, फिर गांजा पढ़ा, फिर भांग पढ़ा, ठीक है। तो चरस का फेटल डोज क्या रहता है, 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। गांजा का फेटल डोज है 8 ग्राम और भांग का फेटल डोज है 10 ग्राम। तो 2, 8, 10 इस तरीके से करके आप लोग याद कर लीजिएगा, 2, 8, 10, और सीक्वेंस वही याद रखिएगा जो अभी मैंने पढ़ाया आपको। पहले हमने चरस पढ़ा, फिर गांजा, फिर भांग। इससे क्या है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा फेटल डोज याद करने में, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम के अंदर। गांजा की फेटल डोज चरस में लिखे आओगे, चरस की भांग में लिखे आओगे, ठीक है। फिर टीएससी जो हमने पढ़ा, उसकी फेटल डोज क्या होती है, 30 mg। अब यहाँ पे भी कंफ्यूज मत होइएगा, ये ग्राम में है और ये mg में है, उल्टा मत कर दीजिएगा। ये mg में नहीं है, ये ग्राम में है, इनकी ज़्यादा डोज लेनी पड़ेगी, तब क्या है वो फेटल बनेगी। और ये बहुत कम डोज में, ना के बराबर डोज, 30 mg कितना सा होता है। और इसका अगर एक्सट्रैक्ट निकालते हैं हम तो वो 90 mg ही उसकी डोज काफ़ी होती है। लेकिन आप एक्सट्रैक्ट याद भले ही मत रखिए, आपको टीएससी का डोज याद रखना है, 30 mg पर केजी। और टीएससी को हम कैसे लेते हैं, आईवी लेते हैं। इनको तो जो है कोई कैसे स्मोकिंग की तरह स्मोकिंग करके ले सकता है चरस गांजा भांग को, लेकिन टीएससी को कैसे लेना पड़ेगा, आईवी लेना पड़ेगा। तो इसकी डोज क्या रहती है, 30 mg। फिर उसके बाद है इसका फेटल पीरियड। फेटल पीरियड क्या है, 12 से 24 घंटे। धतूरे का फेटल पीरियड कितना था, 24 घंटे। इसका है 12 से 24 घंटे, यानी कि पर्सन को इतनी देर में ट्रीट किया जाना चाहिए। फिर उसके बाद है इसके क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर में आपको दोनों स्टेज के नाम याद रखने हैं। एक स्टेज हमें इसके अंदर देखने को मिलती है, स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, एज इट इज याद रखने हैं आपको ये। और सेकंड स्टेज है इसकी स्टेज ऑफ नार्कोसिस। नार्कोसिस है, नॉट नेक्रोसिस, ध्यान से सुनिएगा। नार्कोसिस और नेक्रोसिस दोनों अलग अलग वर्ड हैं। यहाँ पे हम नेक्रोसिस नहीं पढ़ रहे, कई लोग कंफ्यूज में जल्दी जल्दी में इसको नेक्रोसिस लिख देते हैं। नेक्रोसिस नहीं है, नार्कोसिस है। नार्कोसिस का मतलब क्या होता है, बेहोश की अवस्था में पड़े रहना, वो होता है नार्कोसिस। तो पहली स्टेज में और दूसरी स्टेज में फ़र्क क्या है, आप नाम से ही समझ सकते हो। स्टेज फर्स्ट क्या है, स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, यानी कि इसमें पर्सन एक्टिव है। एक्टिव यानी कि हाइपर एक्टिव, एक्साइटमेंट में हाइपर एक्टिव है, एक्टिव ही नहीं हाइपर एक्टिव है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करने लग जाएगा, ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिविटी करने लग जाएगा। और इसमें नार्कोसिस, इसमें बेहोश हो गया, ठीक है। तो पहले पढ़ रहे हैं हम फर्स्ट स्टेज, स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट। इसमें क्या होगा, फीलिंग ऑफ वेलबींग एंड चीयरफुलनेस टेंड टू बिकम टॉकेटिव। क्या होगा, पर्सन जो है अपनी सारी टेंशन वेंशन सब भूल जाएगा, सब भूल जाएगा। कि जैसे कि मान लो कुछ भी चल रहा हो उसके साथ, उसकी लाइफ में कुछ भी चल रहा है, सब भूल जाएगा, बहुत खुश रहेगा, बहुत खुश रहेगा। फीलिंग ऑफ वेलबींग, अच्छा फील करेगा और बहुत चीयरफुल रहेगा, बहुत खुश रहेगा, एकदम हंसता रहेगा, उसका चेहरा एकदम खिला खिला रहेगा। और बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, टॉकेटिव, इतना ज़्यादा बोलेगा कि सुनने वाला भी उसे सुन सुन के परेशान हो जाएगा, कंटिन्यू बात करता रहेगा, रुकेगा नहीं। फिर उसके बाद है लार्ज डोज प्रोड्यूस एंजाइटी एंड कन्फ्यूजन। ये तो कब होगा, जब उसने बहुत कम डोज लिया। लेकिन अगर उसने ज़्यादा डोज ले ली तो क्या हो जाएगा, उसको टेंशन होने लग जाएगी, ठीक है। ये कब होगा, जब डोज कम है। दोनों ही कंडीशन एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पे वो बहुत खुश है, यहाँ वो टेंशन में आ गया, एंजाइटी हो रही है उसको। दोनों में ही डोज का डिफरेंस है। एक कम डोज में लेगा, ज़्यादा खुश रहेगा, हाई डोज ले लेगा, टेंशन में आ जाएगा, एंजाइटी होने लग जाएगी उसको। और क्या होगा, इंक्रीज एपेटाइट एंड पेशेंट एंजॉय फूड। भूख बहुत ज़्यादा लगेगी उसको, भूख बढ़ जाएगी और खाने को एंजॉय करेगा, इतना एंजॉय करेगा पता भी नहीं चलेगा, 8 रोटी खा गया, 10 रोटी खा गया, खाता जाएगा। मतलब इतनी भूख बढ़ जाएगी कि उसको कोई काउंटिंग नहीं है कितना खा लिया, बहुत ज़्यादा खाता रहेगा, बार बार खाता रहेगा।
ये तो बात रही स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट की। फिर देखते हैं हम स्टेज ऑफ नार्कोसिस। इसमें क्या होगा, गिडीनेस, सर घूमेगा, सर घूमते घूमते चक्कर खा के गिर जाएगा। इसमें क्या है, चक्कर खा के गिर जाएगा। ड्राउजीनेस, चक्कर आते रहेंगे, और प्यूपिल उसके कैसे रहेंगे, डायलेटेड रहेंगे। अब बेहोश होके गिर गया, प्यूपिल कैसे रहेंगे, डायलेट रहेंगे। और क्या होगा, हाथ पैरों में टिंगलिंग सेंसेशन होते रहेंगे, टिंगलिंग एंड नम्बनेस ऑफ एक्सट्रीमिटीज, दोनों ही हाथों में और पैरों में नम्बनेस और टिंगलिंग सेंसेशन होते रहेंगे। आगे का पॉइंट आपको याद रखना है, पर्सन डीप स्लीप में चला जाता है। डीप स्लीप में चला जाता है यानी कि उसको आप कितना भी जगा लो, बहुत मुश्किल से जगेगा। जैसे वही कुंभकर्ण वाली बात कि ढोल बजाने पड़ेंगे, बहुत मुश्किल से जगेगा। 1-2 बार में उसको कितना शोर हो रहा है, क्या हो रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। वो आराम से सोता रहेगा, बहुत गहरी नींद में सोएगा, और जगाने के लिए बहुत ज़्यादा जतन करने पड़ेंगे, तब जाके वो उठेगा। अगर कंटिन्यू डीप स्लीप की कंडीशन में रहा तो पर्सन कोमा में भी जा सकता है, क्योंकि भले ही वो सो रहा है लेकिन उसके अंदर बाकी के सिम्टम एज इट इज चलते रहेंगे। तो इसलिए उसका जो सिम्टम, कहने का मतलब है कि रेस्पिरेशन है, हार्ट रेट है, वो सारा उसका शाये रहेगा। इसकी वजह से पर्सन जो है वो कोमा में जा सकता है, बॉडी कोलैप्स कर सकती है और पर्सन की डेथ हो सकती है अगर स्टेज ऑफ नार्कोसिस में पहुंच गया तो। अब नार्कोसिस की कंडीशन में कब पहुंचेगा, जब उसका डोज कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा। पहली बात, बहुत कम डोज, यहाँ से डोज उसने थोड़ा बढ़ाया और यहाँ पे डोज उसने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। तो आपको दोनों स्टेज इसकी याद रखनी है। 2 स्टेज हैं इसके अंदर, स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, स्टेज ऑफ नार्कोसिस। फिर उसके बाद है इसका मेडिको लीगल एस्पेक्ट। मेडिको लीगल एस्पेक्ट में क्या है, एक्सीडेंटल पॉइजनिंग। पॉइजनिंग बाई चरस, गांजा, माजुन इज कॉमनली फाउंड इन रिचुअल फेस्टिवल ऑफ हिंदूज। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, होली पे सब लोग भांग पीते हैं, सब लोग पीते हैं, भांग पिसती है, सब कुछ होता है। अगर जो है एक्सीडेंटली है, अगर उसके अंदर ज़्यादा डोज में डाल दिया, जैसे भगवान पर प्रसाद चढ़ाते हैं होली में त्यौहार पे, तो अगर उसमें भांग की क्वांटिटी थोड़ी सी भी ज़्यादा होगी तो एक साथ बहुत सारे लोगों में पॉइजनिंग हो सकती है। अब वो जानबूझ के कोई नहीं करेगा क्योंकि वो प्रसाद की तरह यूज़ की जाती है, लेकिन अगर गलती से बाई एक्सीडेंटल यूज़ हो गया वो, तो क्या होगा, उसकी पॉइजनिंग देखने को हमें मिल सकती है। सुसाइडल, कमिट सुसाइड ड्यू टू साइकोटिक डिसऑर्डर ड्यू टू इंजेक्शन इनहेलेशन ऑफ चरस। एक बार चरस खाने के बाद पर्सन को सुसाइडल थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो चरस खाने के बाद पर्सन जो है सुसाइड कर सकता है। अभी तक हमने इसमें ही देखा है सुसाइड पॉसिबल है, चरस लेने के बाद सुसाइड पॉसिबल है क्योंकि इसको क्या होता है, यहाँ भी हमने देखा था एंजाइटी होती है। अगर उसको एंजाइटी इतनी ज़्यादा हो गई तो वो क्या कर सकता है, खुद की जान ले सकता है, सुसाइड कमिट कर सकता है, लेकिन वो किस में होगा, चरस में होगा। होमिसाइडल, कमिट मर्डर ड्यू टू साइकोटिक डिसऑर्डर। अगर कोई पर्सन है, हाँ एक बात आप इसमें याद रखिएगा, जो भांग का जो पेशेंट होता है जिसने भांग पी रखी है या कुछ भी गांजा चरस कुछ भी XYZ कुछ भी ले रखा है, वो पर्सन की एक स्टेज ऐसी आती है जिसमें या तो वो खुद मरना चाहेगा या वो दूसरे को मारेगा। मतलब दोनों ही काम कर सकता है, ये उस पर्सन के नेचर पे डिपेंड करता है। अगर वो ज़्यादा एंजाइटी में है तो वो खुद की जान लेगा, और अगर वो ज़्यादा गुस्से में है तो वो मर्डर करेगा, लेकिन करेगा कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। अगर उसको सीवियर पॉइजनिंग हुई है, उसने हाई डोज ले रखा है, तो पक्का या तो वो सुसाइड करेगा या किसी को मारेगा। अगर उसको कंट्रोल नहीं किया गया तो, उसको ट्रीट नहीं किया गया तो वो ज़रूर करेगा। तो आपको याद रखना है कि